हेलो दोस्तों, कैसे हो आप लोग। आप देख रहे हैं कोसी की आस। और आज एक बार फिर से हम लोग उपस्थित हुए हैं आरआरबी जनरल नॉलेज से संबंधित सवालों को सॉल्व करने के लिए, जो वाईसीटी पब्लिकेशन का हम लोग कर रहे हैं। 15,210 क्वेश्चंस जिस बुक में है ये, और उस सवाल को हम लोग सॉल्व कर रहे हैं। इसमें से हम लोग अभी जो हिस्ट्री कर रहे हैं, जिसमें एंशिएंट हिस्ट्री और मीडिएवल को हम लोगों ने पूरा कर लिया है, और मॉडर्न हिस्ट्री में हम लोग एक वीडियो करे थे जिसमें 4-5 चैप्टर हम लोगों ने किया था। एक्चुअली 2-3 दिन से तबीयत ठीक नहीं थी, मतलब बुखार था काफ़ी। इस वजह से हम वीडियो नहीं बना पा रहे थे और अपलोड नहीं हो पा रहा होगा, आप लोगों को दिख नहीं रहा था। लेकिन आज थोड़ा सा ठीक लग रहा है, तो मैंने कोशिश किया कि आज फिर से स्टार्ट करूं। आप लोगों से ये है कि आप कंटिन्यू अगर बने रहेंगे, अगर सारे वीडियो को देखेंगे, तो रेलवे से संबंधित जीएस के 80-85% सवाल आप निश्चित रूप से, अगर मेरे साथ ये बुक कर लिया आपने, तो मतलब आराम से आप कर पाएंगे। आप लगातार पढ़ते रहिए। मतलब आप अगर बाकी बुक्स जो है, मैथ्स है, साइंस है, उससे संबंधित वीडियो भी अपलोड हो रहा है, तो आप कोशिश करेंगे कि बुक्स से भी पढ़ें, और जो वीडियो अपलोड हो रहा है उसको अगर आपको ज़्यादा समय नहीं मिल पा रहा है पढ़ने का, तो आप सुन सकते हैं। सुन लेंगे तो भी मेमोराइज हो जाएगा, और आप परीक्षा के समय में जब उसको सॉल्व करने जाएंगे तो आपको कहीं ना कहीं लगेगा कि ये इस सवाल का आंसर ये वाला होना चाहिए, और आप वो करके आएंगे। ठीक है, तो आज हम लोग शुरू करते हैं। ये 820 तक हम लोगों ने कर लिया था, 821 से आज हम लोग करेंगे स्टार्ट। ठीक है, समाचार पत्र एवं पत्रिकाएं। ठीक है, पहला है कि ए नेशन इन मेकिंग नामक पुस्तक के लेखक कौन थे। ए नेशन इन मेकिंग नामक पुस्तक के लेखक सुरेंद्र नाथ बनर्जी थे। हमारा बी आंसर होगा। तो हम ये देख लेते हैं, 3-4 बुक्स का नाम दिया हुआ है और उसके लेखक, तो आपको ये ध्यान रखना होगा क्योंकि सवाल वो भी आ सकता है। ए नेशन इन मेकिंग सुरेंद्र नाथ बनर्जी, नेशन गोपाल कृष्ण गोखले, भारत विभाजन सरदार वल्लभ भाई पटेल, और विधवा पुनर्विवाह किसने लिखा था, महादेव गोविंद रनाडे। इनको एमजी रनाडे भी कहा जाता है। कि डैश के द्वारा प्रस्तावित देसी प्रेस अधिनियम का उद्देश्य प्रेस को ब्रिटिश नीतियों की आलोचना व्यक्त करने से रोकना था। देखिए अब क्या था, आज़ादी के समय क्या हो रहा था कि कुछ प्रेस स्थापित हुए, प्रेस के माध्यम से ही आंदोलन की गतिविधियों के बारे में बताया भी जा रहा था और लोगों को प्रेरित भी किया जा रहा था ब्रिटिश शासन के नीतियों के विरुद्ध या ब्रिटिश शासन के विरुद्ध। तो उस टाइम क्या हुआ, देसी प्रेस अधिनियम वाइसराय लॉर्ड लिटन के द्वारा 1878 ईस्वी में पास किया गया। इस एक्ट में भारतीय भाषाओं में प्रकाशित होने वाले सभी समाचार पत्रों व पत्रिकाओं पर नियंत्रण लगा दिया गया। मतलब भारतीय भाषा में नहीं होगा, परंतु अंग्रेजी में प्रकाशित होने वाले समाचार पत्रों पर यह लागू नहीं किया गया। बाकी सभी भाषा में प्रतिबंध लगा दिया गया, लेकिन अंग्रेजी को छोड़ दिया गया, जिससे जनता में ब्रिटिश शासन के विरुद्ध असंतोष पनपने की संभावना हो। ठीक है, यह मुख्यतः राष्ट्रवादी समाचार पत्र सोम प्रकाश को दबाने के लिए लगाया गया था। इस अधिनियम के पारित होने के अगले ही दिन कोलकाता से बंगला में प्रकाशित अमृत बाजार पत्रिका को अंग्रेजी दैनिक पत्र बना दिया गया, जिसके संपादक शिशिर कुमार घोष थे। इस एक्ट के तहत समाचार पत्रों को न्यायालय में अपील करने का कोई अधिकार नहीं था। इसे मुंह बंद करने वाला अधिनियम भी कहा जाता है। लॉर्ड रिपन ने 1882 ईस्वी में इस अधिनियम को
रद्द कर दिया। तो समाचार पत्रिकाओं पर प्रतिबंध लगाने के मतलब प्रतिबंध क्या था? जो ब्रिटिश नीतियों की आलोचना करने वाला पत्र पत्रिकाओं पर प्रतिबंध लगाना था, लॉर्ड लीटन ने लगाया था, ठीक है, 1878 ईस्वी में, और लॉर्ड रिपन ने उसे रद्द किया। याद रखना है, तो यहाँ हमारा लीटन आंसर होगा। 1851 ईस्वी में पारसियों के बीच सामाजिक धार्मिक सुधारों के प्रयोजनार्थ इनमें से कौन सी पत्रिकाएं प्रकाशित हुई थी? राफ्त गोप्तर। ये 1854 में पारसियों के सामाजिक धार्मिक सुधारों के प्रयोजनार्थ राष्ट्र गोप्तार द ट्रूथ टेलर बॉम्बे में एंग्लो गुजराती पत्रिका प्रकाशित की गई थी। इसे दादा भाई नरोजी और खरदेश जी कामा के द्वारा शुरू किया गया था। देखिए, बॉम्बे हेराल्ड जो है वो विलियम एस बर्नर्ड द्वारा चालू किया गया था, और सोम प्रकाश किसका था? ईश्वरचंद विद्यासागर ने इसकी स्थापना की, संपादन किया था। इनमें से किस स्वतंत्रता सेनानी की निर्णयात्मक लेखन की पहली कृति हिंद स्वराज अभी भी दुनिया भर में विवेचनात्मक रुचि का विषय है? महात्मा गांधी। महात्मा गांधी का जो हिंद स्वराज जो था, गुजराती भाषा में उन्होंने लिखा था। इनमें उन्होंने ब्रिटिश साम्राज्य को बांझ एवं वेश्या कहा था। निम्न में से किस समाज सुधारक ने वर्ण परिचय नामक पुस्तक लिखी है? वर्ण परिचय नामक पुस्तक ईश्वरचंद विद्यासागर ने लिखा है। इस 19वीं शताब्दी के भारतीय नव जागरण के प्रमुख व्यक्तियों में से वो एक हैं। उन्हीं के प्रयासों से वर्ष 1856 ईस्वी में विधवा पुनर्विवाह अधिनियम, ध्यान रखना है, विधवा पुनर्विवाह अधिनियम 1856 में किनके प्रयास से हुआ? ईश्वरचंद विद्यासागर। बंगाली भाषा में वर्ण परिचय नामक पुस्तक भी उन्होंने लिखा था। राष्ट्रवादी नेताओं में से कौन मराठी समाचार पत्र केसरी के संपादक? केसरी का संपादक बाल गंगाधर तिलक थे। वो प्रमुख प्रखर राष्ट्रवादी और गर्मपंथी आंदोलन के रूप में प्रसिद्ध थे। उन्होंने एक पत्रकार और साहित्यकार के रूप में प्रसिद्धि हासिल की। केसरी मराठी में भाषा में और मराठा अंग्रेजी भाषा में का प्रकाशन पुणे से होता था। इसके संपादक बाल गंगाधर तिलक थे, मतलब केसरी और मराठा। स्वतंत्रता संग्राम में मदद करने के लिए लोकमान्य तिलक द्वारा कौन सा अखबार शुरू किया गया? अभी पढ़ा हमने, केसरी। मराठी समाचार पत्र केसरी की स्थापना किसने की थी? बाल गंगाधर तिलक ने। अंग्रेजी समाचार पत्र मराठा के संस्थापक कौन थे? ऊपर हमने पढ़ा, मराठा और केसरी बाल गंगाधर तिलक ने किया था। मराठा अंग्रेजी में है और पुणे से प्रकाशित होता था। 2 जनवरी 1881 को बम्बई में शुरू किया था इन्होंने। भारत में देसी भाषा प्रेस अधिनियम, देसी भाषा प्रेस अधिनियम किसने पेश किया था? हमने अभी ऊपर पढ़ा था, लॉर्ड लिटन ने 1878 ईस्वी में पेश किया था। 1882 ईस्वी में इसे रिपन ने बंद करा दिया। राजा राम मोहन राय ने किस बंगाली अखबार की स्थापना करने के साथ उसका संपादन भी किया था? राजा राम मोहन राय ने संवाद कौमुदी की स्थापना की थी और उसका संपादन भी किया था। भारत का पहला प्रमुख समाचार पत्र बंगाल गजट, पहला प्रमुख समाचार पत्र बंगाल गजट किस वर्ष में शुरू हुआ था? बंगाल गजट 1780 ईस्वी में शुरू हुआ था। जेम्स ऑगस्टन हिक्की ने इसको शुरू करवाया था। यह एक अंग्रेजी साप्ताहिक समाचार पत्र था जिसका प्रकाशन कोलकाता से शुरू हुआ था। बंगाल गजट, जेम्स ऑगस्टन हिक्की। भारत में पहला अखबार किसने शुरू किया था? पहला अखबार वही था, जेम्स हिक्की के द्वारा। समाचार पत्र बंगाल गजट 1780 में भारत का पहला समाचार पत्र के संस्थापक कौन थे? जे हिक्की। निम्नलिखित में से किसे भारत का पहला स्थानीय भाषा का समाचार पत्र माना जाता है? समाचार दर्पण। समाचार दर्पण के संपादक जेसी मॉर्समैन थे। बांग्ला भाषा में प्रकाशित यह भारत का पहला स्थानीय भाषा। देखिए जैसे अभी हम लोगों ने पढ़ा, बंगाल गजट पहला था, लेकिन वो अंग्रेजी में जेम्स ऑगस्टन हिक्की के द्वारा प्रारंभ किया गया था। लेकिन स्थानीय भाषा में समाचार दर्पण जो था वो सबसे पहला था अपना। हिंदी भाषा
देखिए, बंगला भाषा में हो गया समाचार दर्पण, हिंदी भाषा में उर्दंड मार्तंड, और मद्रास कुरियर के संपादक ह्यू बॉयड और प्रकाशन रिसर्च जॉनसन थे। तो बंगाल गजट जो है वो अंग्रेजी भाषा में, बंगाली जो है वो बांग्ला भाषा में सुरेंद्रनाथ बनर्जी के द्वारा, नेटिव ओपिनियन जो था वो अंग्रेजी भाषा में वीएन मांडलिक के द्वारा, और अमर उजाला जो है डोरीलाल अग्रवाल एवं मुरारीलाल महेश्वरी हिंदी में। निम्नलिखित में से कौन सी क्रांतिकारी पत्रिका विदेश में प्रकाशित नहीं हुई थी? तो ये युगांतर जो है वो विदेश में प्रकाशित नहीं हुई थी। युगांतर, वीरेंद्र कुमार घोष बंगाली समाचार पत्र युगांतर पत्रिका के संपादक थे। इसकी स्थापना 1906 ईस्वी में कलकत्ता में हुई थी। तलवार जो है वो बर्लिन से प्रकाशित होती थी। वीरेंद्र नाथ चट्टोपाध्याय उन्होंने शुरू किया था। युगांतर कलकत्ता से वीरेंद्र कुमार घोष, फ्री हिंदुस्तान वैंकूवर से तारकनाथ दास के द्वारा, इंडियन सोशियोलॉजिस्ट जो है वो सयाजी कृष्ण वर्मा के द्वारा लंदन से प्रकाशित होता था। राष्ट्रवाद के प्रचार के लिए समाचार पत्र अल हिलाल किसने प्रकाशित किया? मौलाना अबुल कलाम आज़ाद। मौलाना अबुल कलाम आज़ाद ने राष्ट्रवाद के प्रचार के लिए अल हिलाल नामक पत्रिका का प्रकाशन आरंभ किया। ब्रिटिश राज की आलोचना तथा राष्ट्रवाद के प्रचार के लिए एक माध्यम के रूप में शुरू किया, लेकिन 1914 के प्रेस अधिनियम के तहत अंग्रेजों ने इसे बंद करा दिया। इंडिया फ्रीडम अबुल कलाम आज़ाद की आत्मकथा है जो 1959 ईस्वी में प्रकाशित हुई। महात्मा गांधी ने दक्षिण अफ्रीका में कौन सा अखबार शुरू किया था? दक्षिण अफ्रीका में नेशनल हेराल्ड इंडियन ओपिनियन के नाम से दक्षिण अफ्रीका में महात्मा गांधी ने अखबार शुरू किया था। इंडियन ओपिनियन हिंदी, गुजराती, तमिल और अंग्रेजी भाषाओं में प्रकाशित होता था। कुछ समय पश्चात यह समाचार केवल गुजराती और अंग्रेजी में प्रकाशित होने लगा था। यह साप्ताहिक पत्रिका था। इसके प्रमुख संपादक मनसुखलाल नजर थे। निम्नलिखित में से कौन 1914 में कॉमनवील नामक साप्ताहिक समाचार पत्र की स्थापना की? कॉमनवील नामक साप्ताहिक समाचार पत्र की स्थापना एनी बेसेंट ने की थी। एनी बेसेंट भारतीय दर्शन एवं हिंदू धर्म से बहुत आकर्षित थी और थियोसॉफी ब्रह्म विद्या का प्रचार करने के लिए भारत आई थी। प्रचार प्रसार के लिए वह प्रख्यात समाज सेवी, लेखिका और स्वतंत्रता सेनानी थी। इन्होंने कई मौके पर अन्याय का कड़ा प्रतिरोध करके आयरन लेडी की छवि बनाई। उन्होंने कांग्रेस के कलकत्ता अधिवेशन 1917 में पहली महिला अध्यक्ष भी बनी थी। वर्ष 1778 ईस्वी में अंग्रेजों ने डैश प्रिंटिंग में पहली प्रिंटिंग प्रेस की स्थापना की। कलकत्ता में पहली प्रिंटिंग प्रेस की स्थापना की। समाचार पत्र द बॉम्बे टाइम्स एंड जर्नल ऑफ कॉमर्स का प्रारंभ 1838 में हुआ था। डैश में इसका नाम बदलकर द टाइम्स ऑफ इंडिया कर दिया गया। बॉम्बे टाइम्स को नाम बदल के 1861 ईस्वी में टाइम्स ऑफ इंडिया कर दिया गया। पहला हिंदी अखबार 30 मई 1826 को शुरू किया गया था। यह दिन हिंदी पत्रकारिता दिवस के रूप में भी मनाया जाता है। इस अखबार का नाम क्या है? इस अखबार का नाम है उद्दंड मार्तंड। सर चार्ल्स विल्किंस निम्नलिखित में से किस अनुवाद के लिए प्रसिद्ध है? चार्ल्स विल्किंस जो है वो भागवत गीता का अंग्रेजी अनुवाद है। चार्ल्स विल्किंस जो है वो भागवत गीता का अंग्रेजी अनुवाद किए थे, इसलिए वो प्रसिद्ध हैं। क्या है भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी के अधीन प्रथम गवर्नर जनरल वारेन हेस्टिंग्स के समय में सर चार्ल्स विल्किंस ने भागवत गीता का अंग्रेजी में अनुवाद किया था। भारतीय स्वतंत्रता के दौरान समाचार पत्र यंग इंडिया को किसके द्वारा प्रकाशित कराया गया था? यंग इंडिया महात्मा गांधी के द्वारा प्रकाशित कराया गया था। गांधी जी के द्वारा जो अन्य समाचार पत्र था वो नवजीवन और हरिजन भी था। चार्ल्स विल्किंस का भागवत गीता का अंग्रेजी संस्करण पहले किस वर्ष में प्रकाशित हुआ था? 1785 ईस्वी में प्रकाशित हुआ था।
अब 1857 का विद्रोह जो है उसके संबंधित सवाल का हम लोग देखते हैं। अंग्रेजों ने औपचारिक रूप से वर्ष डैश में अवध राज्य पर कब्जा कर लिया था। 1856 ईस्वी में लॉर्ड डलहौजी की राज्य हड़प नीति के तहत अंग्रेजों ने 1856 ईस्वी में अवध के तत्कालीन नवाब वाजिद अली शाह पर कुशासन का आरोप लगाकर सत्ता से हटा दिया और अवध पर संपूर्ण रूप से अंग्रेजी साम्राज्य में मिला लिया अवध को। इसे व्यक्तिगत का सिद्धांत भी कहा जाता है। पैतृक वारिस न होने की स्थिति में सर्वोच्च सत्ता कंपनी के द्वारा अपने अधीनस्थ क्षेत्रों को ब्रिटिश साम्राज्य में मिलाने की नीति थी। इसी के तहत सतारा, जैतपुर, संबलपुर, बघाट, उदयपुर आदि राज्यों को विलय कर लिया गया था। व्यक्तिगत की नीति थी वो सिद्धांत लॉर्ड डलहौजी के समय में। 1857 के विद्रोह के समय उत्तर प्रदेश के बड़ौत में विद्रोह करने वाला शाहमल डैश को युद्ध में मारा गया था। शाहमल जो थे जुलाई 1857 को युद्ध में मारे गए थे उत्तर प्रदेश के बड़ौत में। मई 1857 में डैश के नवाब की पत्नी बेगम हजरत महल ने लखनऊ में विद्रोह का नेतृत्व किया था। अवध के नवाब जो थे अवध के नवाब की पत्नी बेगम हजरत महल ने विरोध का नेतृत्व किया था। दिल्ली में नेतृत्वकर्ता कौन थे? बहादुर शाह जफर थे। लखनऊ और अवध में बेगम हजरत महल थी। कानपुर में नाना साहब, झांसी में रानी लक्ष्मीबाई, इलाहाबाद में लियाकत अली खान। 1857 के विद्रोह के दौरान निम्न में से किस जाट नेता ने अंग्रेजों के खिलाफ विद्रोह करने के लिए उत्तर प्रदेश में परगना, बड़ौत और उसके आसपास के मुखियाओं और किसानों को लामबंद किया था? तो यही आपका हो जाएगा शाहमल। शाहमल ने किया था 1857 के विद्रोह में। जाट नेता शाहमल ने अंग्रेजों के खिलाफ विद्रोह के लिए उत्तर प्रदेश में परगना, बड़ौत और उसके आसपास के मुखियाओं और किसानों को लामबंद किया था। झांसी की रानी लक्ष्मीबाई किस वर्ष में युद्ध में शहीद हुई थी? ये 1858 ईस्वी में शहीद हुई थी। क्या हुआ था? रानी लक्ष्मीबाई मराठा शासित झांसी राज्य की रानी और 1857 के प्रथम स्वतंत्रता संग्राम की वीरांगना थी। इनका जन्म 1835 ईस्वी को वाराणसी उत्तर प्रदेश में हुआ था। मृत्यु 17 जून 1858 को ग्वालियर मध्य प्रदेश में हुआ था। बंगाल की सेना के सैनिकों ने 10 मई 1857 को मेरठ में विद्रोह कर दिया था। उस समय मुगल सम्राट कौन था? मुगल बहादुर शाह जफर थे। निम्नलिखित में से कौन मेरठ में सैनिकों के विद्रोह के साथ शुरू हुआ था, जल्द ही व्यापक हो गया और ब्रिटिश शासन के लिए एक गंभीर चुनौती बन गया था? भारतीय विद्रोह उसको दिया गया नाम 1857। सैनिक विद्रोह जो था वो भारतीय विद्रोह के रूप में प्रसिद्ध हो गया। 1857 के प्रथम स्वतंत्रता संग्राम के दौरान कानपुर क्षेत्र ने अंग्रेज शासन का विरोध करना शुरू किया, जहां नाना साहब के डैश स्थित महल को इसके मुख्यालय के रूप में प्रयोग किया गया था। बिठूर स्थित महल को इसके मुख्यालय के रूप में प्रयोग किया गया था। स्वतंत्रता की पहली चिंगारी किसने प्रज्वलित की थी, जिसके कारण 1857 के विद्रोह की शुरुआत हुई थी? मंगल पांडे ने शुरू की थी। 29 मार्च 1857 ईस्वी को 14वीं रेजिमेंट बैरकपुर के मंगल पांडे ने अपने साथियों के साथ विद्रोह का आह्वान किया। इसने एडजुटेंट लेफ्टिनेंट बाग एंड मेजर सार्जेंट थ्यूरस की हत्या कर दी। 8 अप्रैल को इन्हें फांसी पर लटका दिया गया तथा रेजिमेंट को भंग कर दिया गया। 10 मई 1857 को मेरठ में तैनात पूरी भारतीय सेना ने इसका विद्रोह कर दिया। ब्रिटिश सेना के किस भारतीय सिपाही ने 1857 ईस्वी में भारतीय विद्रोह के फैलाने के तुरंत पहले की घटनाओं में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी? मंगल पांडे ने 1857 के विद्रोह, जिसे भारत के प्रथम स्वतंत्रता संग्राम के रूप में जाना जाता है, के बाद भारत के अंतिम मुगल सम्राट बहादुर शाह जफर को निर्वासित करके कहाँ भेज दिया गया था? बर्मा भेज दिया गया था। और 7 नवंबर 1862 को निर्वासन के दौरान ही उनका निधन हो गया था। डैश पर 1857 के विद्रोह के विद्रोहियों का नेतृत्व करने के आरोप में मुकदमा चलाया गया और रंगून निर्वासित कर दिया गया था। वही बहादुर शाह जफर पे 1857 ईस्वी में अंग्रेजों ने मुगल वंश के अंतिम शासक
बहादुर शाह जफर को सत्ता से बर्खास्त कर दिया। तात्या टोपे उन सेना नायकों में से एक थे जिन्होंने डैश के भारतीय स्वतंत्रता संग्राम में भाग लिया था। 1857। निम्नलिखित में से किसे भारतीय स्वतंत्रता के पहले युद्ध के तौर पर जाना जाता है? 1857 के विद्रोह को जाना जाता है। 1857 के विद्रोह को अंग्रेजों ने आखिरकार कब दबाया था? 10 मई 1857 ईस्वी में मेरठ में तैनात पूरी भारतीय सेना ने विद्रोह कर दिया तथा दिल्ली की ओर चल पड़े। इस विद्रोह का प्रसार देश के अन्य भागों में भी हुआ। इस विद्रोह को अंग्रेजों द्वारा 1859 ईस्वी में दबा दिया गया था। 1857 के विद्रोह का तत्कालीन कारण इनमें से क्या था? तत्कालीन कारण जो था वो चर्बी वाले कारतूस था। मतलब 1857 के विद्रोह का तत्कालीन कारण चर्बी वाले कारतूस का प्रयोग करने की बाध्यता थी। क्रांति के पूर्व ब्राउन बेस राइफल की जगह पर एनफील्ड राइफल का प्रयोग शुरू किया गया। एनफील्ड राइफल के कारतूस को लोड करने से पूर्व मुंह से काटना पड़ता था। इनके कारतूस में प्रयुक्त चर्बी गाय व सूअर के मांस से बनी थी, जो हिंदू मुस्लिम दोनों धर्मों के खिलाफ था। निम्नलिखित में से 1857 के विद्रोह का नेतृत्व किसने किया था? विद्रोह के बेगम लखनऊ में और अवध में जो बेगम हजरत महल के द्वारा किया गया था। तात्या तोपे कानपुर में, बेगम हजरत महल लखनऊ में, कुंवर सिंह आरा बिहार, नाना साहब कानपुर और रानी लक्ष्मीबाई झांसी। भारत का पहला स्वतंत्रता संग्राम 10 मई 1857 को कहाँ से शुरू हुआ था? मेरठ से शुरू हुआ था। 1857 के विद्रोह में सबसे पहले श्वेत अधिकारियों की हत्या में कौन सी पैदल सेना इन्फेंट्री बटालियन शामिल थी? ये 41वीं नेटिव इन्फेंट्री। एनफील्ड राइफल लाने के लिए कौन उत्तरदायी था, जिसमें चर्बी वाले कारतूसों का उपयोग होता था? जो 1857 विद्रोह का तत्कालीन कारण बना था वो हेनरी हार्डिंग थे। हेनरी हार्डिंग भारत के गवर्नर जनरल थे। इन्हें सेना के हथियार में इनफील्ड राइफल को शामिल करने के लिए जाना जाता था। हेनरी हार्डिंग। लखनऊ में 1857 के विद्रोह का नेतृत्व किसने किया था? बेगम हजरत महल ने किया था। पहले भी पढ़े हम लोग। हेलो, आवाज पता नहीं। 1857 ईस्वी में शाहमल ने किस स्थान पर विद्रोह का नेतृत्व किया था? बड़ौत में किया था। उत्तर प्रदेश के ही बड़ौत है। जाटों का नेतृत्व किया था। निम्नलिखित में से उन्होंने आसपास के किसानों मुखियाओं को भी जोड़ा था उसमें। निम्नलिखित में से किसने संथाल विद्रोह और 1857 के विद्रोह के दौरान अंग्रेजों की सहायता की थी? महाराज मेहताब चंद के द्वारा संथाल विद्रोह और 1857 के विद्रोह के दौरान अंग्रेजों की सहायता की गई थी। सिपाही विद्रोह के दौरान भारत का गवर्नर जनरल कौन था? सिपाही विद्रोह के दौरान भारत का गवर्नर जनरल जो था वो लॉर्ड कैनिंग था। देश में एक बड़ी हलचल हुई जिसने ब्रिटिश साम्राज्य की नींव को हिलाकर रख दिया। इसे अक्सर स्वतंत्रता का पहला युद्ध बोला गया। 1857 ईस्वी में सिपाही का विद्रोह देश में 1857 में शुरू हुआ। मेरठ से शुरू हुआ था। सिपाही बगावत कहाँ से शुरू हुई थी? मेरठ से। भारतीय स्वतंत्रता संघ का पहला युद्ध वर्ष 1857 ईस्वी में लड़ा गया। देश में एक प्रमुख कायापलट हुई जिसने ब्रिटिश शासन की नींव को हिलाकर रख दिया। इसे स्वतंत्रता का पहला युद्ध बोला गया। 1857 ईस्वी। निम्नलिखित में से किसका पहले भारतीय आज़ादी के युद्ध के रूप में वर्णन किया जाता है? 1857 के विद्रोह का। अंग्रेजों से लड़ते समय रानी लक्ष्मीबाई डैश को शहीद हुई। ये गलत है। अभी तो हम लोगों ने जो पीछे पढ़ा था वो 58, ठीक है। 18 जून 1858 को ग्वालियर के निकट कोटा की सराय में जनरल ह्यूरोज से लड़ते समय रानी लक्ष्मी वीरगति को प्राप्त हुई। इनकी मृत्यु पर ह्यूरोज ने कहा, भारतीय विद्रोहियों में यह सोई हुई अकेली मर्द है। यह सोई हुई अकेली मर्द है।
ठीक है। अंग्रेजों से लड़ते समय रानी लक्ष्मीबाई सन 1858 ईस्वी में उनका शहीद हुई थी। ब्रिटिश से लड़ते समय रानी लक्ष्मी का भाई का देहांत कहाँ हुआ था? ग्वालियर। 1857 के विद्रोह में किसने भाग नहीं लिया था? भगत सिंह, क्योंकि ये रानी लक्ष्मीबाई, नाना साहेब और तात्या टोपे उस टाइम में थे। भगत सिंह जो है 1857 के विद्रोह से संबंधित नहीं है। निम्नलिखित में से किस एक स्वतंत्रता सेनानी का मूल नाम मणिकर्णिका था? मणिकर्णिका जो था वो रानी लक्ष्मीबाई का मूल नाम था। मनु के नाम से भी वो जाने जाती थी। भारत में डैश में ब्रिटिश शासन साम्राज्य के प्रत्यक्ष शासन के अधीन आ गया था। 1858 भारत सरकार अधिनियम 1858 एक लागू किया गया था। तो भारत 1858 में ब्रिटिश साम्राज्य के प्रत्यक्ष शासन के अधीन आ गया था। के तहत ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के शासन की जिम्मेदारी ब्रिटिश क्राउन को सौंप दी गई थी। इस तक मतलब 1858 से पहले तक ब्रिटिश कंपनी जो थी ईस्ट इंडिया कंपनी, उनके नेतृत्व में यहाँ की व्यवस्था चल रही थी। लेकिन 1858 में भारत सरकार अधिनियम जो लागू किया गया था उसके तहत ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी से शासन की जिम्मेदारी ब्रिटिश क्राउन को दे दी गई थी। अब किसान विद्रोह और किसान आंदोलन से संबंधित सवालों को हम लोग देखते हैं। 1928 ईस्वी में वल्लभ भाई पटेल ने भू राजस्व लगान वृद्धि के विरोध में गुजरात के डैश तालुका में किसान आंदोलन का नेतृत्व किया था। गुजरात के बारदोली में वल्लभ भाई पटेल, बारदोली याद रखना है। इनमें से किस सत्याग्रह में वल्लभ भाई पटेल को सरदार की उपाधि दी गई थी? बारदौली में ही दी गई थी। वहाँ की महिलाओं के द्वारा ये प्रदान किया गया था। बारदौली सत्याग्रह में कुशल नेतृत्व के कारण वल्लभ भाई पटेल को यह उपाधि दी गई थी। यह उपाधि आंदोलन की सफलता एवं वहाँ की महिलाओं द्वारा प्रदान की गई थी। यह 1928 ईस्वी में सत्याग्रह जो था गुजरात में हुआ था। यह एक किसान आंदोलन था जो प्रांतीय सरकार के किसानों के लगान में 30% वृद्धि के कारण था। चंपारण सत्याग्रह कहाँ था? 1917 ईस्वी में। खेरा और अहमदाबाद मिल सत्याग्रह 1918 ईस्वी में गांधी जी के नेतृत्व में। मतलब चंपारण सत्याग्रह और खेरा और अहमदाबाद मिल सत्याग्रह जो है गांधी जी के नेतृत्व में 1917-1918 ईस्वी में क्रमशः शुरू किया गया था। निम्नलिखित में से कौन प्रख्यात व्यक्ति बारदौली से संबंधित है? सरदार वल्लभ भाई पटेल। बारदौली सत्याग्रह जो कि किसानों का एक आंदोलन था, की अगुवाई किस भारतीय राष्ट्रवादी नेता ने? सरदार वल्लभ भाई पटेल। 1928 में सरदार वल्लभ भाई पटेल ने ब्रिटिश सरकार को भू राजस्व बढ़ाने के निर्णय के विरुद्ध डैश में बारदौली में एक किसान आंदोलन का नेतृत्व किया। केरल में मोपला विद्रोह, मालाबार विद्रोह कब हुआ था? मोपला विद्रोह 1921 ईस्वी में केरल में। मोपला और मालाबार कहाँ है? केरल में। केरल मोपला विद्रोह अंग्रेजों के खिलाफ हुआ है। उल्लेखनीय है कि मोपला समुदाय उत्तरी केरल के मालाबार तट पर रहते थे। ब्रिटिश विरोधी भावनाओं के कारण इन समुदाय ने हिंसक आंदोलन किया जिसे मोपला विद्रोह कहा जाता है। मोपला मूलतः अरब व्यापारियों के वंशज थे जो केरल के तट पर बस गए थे। अखिल भारतीय किसान सभा के पहले अध्यक्ष कौन थे? स्वामी सहजानंद सरस्वती। अखिल भारतीय किसान सभा 1936 ईस्वी में लखनऊ में स्वामी सहजानंद सरस्वती के द्वारा की गई थी। स्वामी सहजानंद सरस्वती इसके पहले अध्यक्ष तथा NG रंगा महासचिव थे। निम्न में से कौन नील आयोग के अध्यक्ष थे? नील आयोग के अध्यक्ष WS सीटनकर थे। नील विद्रोह की पहली घटना बंगाल के नदिया जिले में, बंगाल के नदिया में नील विद्रोह की पहली घटना स्थित गोविंदपुर गांव में 1859 ईस्वी में हुई थी, जब स्थानीय नेता दिगंबर विश्वास और विष्णु विश्वास के नेतृत्व में किसानों ने नील की खेती करना बंद कर दिया था। 1860 ईस्वी तक नील विद्रोह बंगाल के नदिया, पाबना, खुलना, ढाका, मालदा, दिनाजपुर क्षेत्रों में फैल गया। नील विद्रोह की व्यापकता को देखते हुए ब्रिटिश सरकार ने नील आयोग का गठन किया था 1860 ईस्वी में, जिसके अध्यक्ष WS सीटनकर थे। नील आयोग ने सुझाव दिया कि रैयतों को नील की खेती करने के लिए बाध्य न किया जाए तथा सभी प्रकार के विवादों का निपटारा कानूनी तरीके से किया जाए। मोपला विद्रोह
किन वर्षों में हुआ था? 1921-22। कहाँ हुआ था? केरल में, मालाबार तट के पास। ठीक है। बंगाल में डैश की खेती के कारण 1959-60 में विद्रोह हुआ। नील की खेती के लिए वहां विद्रोह हुआ। डैश द्वारा लिखित नील दर्पण में अंग्रेजों के हाथों नील की खेती करने वाले किसानों की दशा और उनके शोषण की व्याख्या की गई थी। दीनबंधु मित्र के द्वारा नील दर्पण में अंग्रेजों के हाथों नील की खेती करने वाले किसानों की दशा और दिशा के शोषण के बारे में लिखा गया था। 1928 में बारदौली सत्याग्रह अंत तक किसके नेतृत्व में किया गया था? ये वल्लभ भाई पटेल के नेतृत्व में किया गया था। भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन के दौरान प्रसिद्ध उपन्यास आनंद मठ के किसने लिखा था? बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय ने। भारत की स्वतंत्रता क्रांति की शुरुआत 1857 ईस्वी में उत्तर प्रदेश के मेरठ जिले में हुई। आनंद मठ पुस्तक का संबंध राष्ट्रीय आंदोलन के साथ जोड़ा जाता है। बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय उपन्यास आनंद मठ का कथानक सन्यासी विद्रोह पर आधारित है। सन्यासी विद्रोह 1770 से 1800 ईस्वी तक चला। जनजातीय या अन्य प्रमुख आंदोलन जो थे उनसे संबंधित सवालों को अब हम लोग देखते हैं कि अंग्रेजों ने वर्ष डैश में उड़ीसा के खोंडों के साथ शांति समझौते पर हस्ताक्षर किया। 1848 ईस्वी में अंग्रेजों ने ओडिशा के खोंडों के साथ शांति समझौते पर हस्ताक्षर कर लिया। 1855-56 में भारत में हुए संथाल विद्रोह का नेतृत्व किसने किया था? संथाल विद्रोह का सिद्धू और कान्हू ने 1855-56 ईस्वी में नेतृत्व किया था। डैश त्रावणकोर के दीवान थे जिन्होंने 1808 ईस्वी में एक विद्रोह का नेतृत्व किया था और उन्हें सार्वजनिक रूप से फांसी दे दी गई थी। वेलुथम्पी वो त्रावणकोर के दीवान थे और उन्होंने 1808 ईस्वी में एक विद्रोह का नेतृत्व किया था। उन्हें सार्वजनिक रूप से फांसी दे दी गई थी। त्रावणकोर केरल में स्थित है। 1808 ईस्वी में त्रावणकोर के दीवान वेलुथम्पी ने केरल में अंग्रेजों के विरुद्ध नेतृत्व किया था आंदोलन का। वर्ष 1805 में गवर्नर जनरल द्वारा केरल के राजा के सहायक संधि के विवश करने पर त्रावणकोर रियासत के दीवान वेलुथम्पी ने ब्रिटिशों के विरुद्ध विरोध किया। इस विद्रोह को वेलुथम्पी विद्रोह के नाम से भी जाना जाता है। गोलियों से घायल वेलुथम्पी की मृत्यु के बाद अंग्रेजी सेना ने उसे सार्वजनिक रूप से फांसी पर लटकाया। वेलुथम्पी दल किस भारतीय रियासत से जुड़े थे? उन्हें अंग्रेजों के विरुद्ध विद्रोह के लिए जाना जाता है। वो त्रावणकोर हो गया। आत्मसम्मान का अभियान एक ऐसा अभियान है जिसका लक्ष्य ऐसा समाज निर्मित करना जहां पिछड़ी जातियों को भी समान मानव अधिकार प्राप्त हो। इसकी शुरुआत किसने की थी? ईवी रामास्वामी एक तमिल राष्ट्रवादी राजनेता और सामाजिक कार्यकर्ता थे। इनके प्रशंसक इन्हें पेरियार नाम से संबोधित करते थे। इन्होंने आत्मसम्मान आंदोलन या द्रविड़ आंदोलन प्रारंभ किया था। इसमें छुआछूत या पिछड़ी जातियों के सम्मान का उत्थान पर विशेष बल प्रदान किया गया है। संथाल विद्रोह कब शुरू हुआ था? संथाल विद्रोह जो है 1855 ईस्वी में सिद्धू कान्हू के नेतृत्व में शुरू हुआ था। सामाजिक एवं धार्मिक आंदोलन से संबंधित सवालों को अब हम लोग करते हैं। 1879 में डैश ने मुक्ति मिशन की स्थापना की थी जो उन युवा विधवाओं के लिए एक शरण स्थली थी जिन्हें उनके परिवारों ने वियुक्त कर दिया था और इनके साथ दुर्व्यवहार किया था। ये पंडिता रामाबाई 1879 ईस्वी में रामाबाई ने पुणे में मुक्ति मिशन की स्थापना की जिसका नाम पंडिता रामाबाई मुक्ति मिशन रख दिया गया है, जो उन युवा विधवाओं के लिए एक शरण स्थली थी जिन्हें उनके परिवारों द्वारा वियुक्त कर दिया गया था और उनके साथ दुर्व्यवहार किया था। हरिजन सेवक संघ की स्थापना अस्पृश्यता नामक बुराई के उन्मूलन के प्रयोजनार्थ 1932 ईस्वी में महात्मा गांधी के द्वारा की गई थी। 1498 में वास्को
वास्को डी गामा ने कहाँ पहुँचे थे? कालीकट पहुँचे थे। मुंबई में प्रार्थना समाज की स्थापना किस वर्ष की गई थी? मुंबई में प्रार्थना समाज की स्थापना 1867 ईस्वी में की गई थी। निम्न में से किसने जाति व्यवस्था के अन्याय की निंदा की और सत्य शोधक समाज, सत्य की खोज करने वाले समाज की स्थापना की थी? वो ज्योतिबा फूले ने की थी, जिसे ज्योतिराव गोविंदराव फूले भी कहते हैं। और कब किया था इन्होंने? 1873 ईस्वी में किया था। इसका उद्देश्य शूद्र और अस्पृश्य जाति के लोगों को विमुक्त करना था। सन 1827 ईस्वी में पुणे में एक शूद्र माली परिवार में ज्योतिबा फूले का जन्म हुआ था। इन्होंने हिंदुओं के पवित्र लेखों और ग्रंथों को नकारा था। निम्नलिखित में से किसने कलकत्ता यूनिटेरियन सोसाइटी की सह स्थापना की और ब्रह्म समाज का गठन किया था? राजा राम मोहन राय ने ब्रह्म समाज का गठन किया था। देखिए, राजा राम मोहन राय को आधुनिक भारत का पिता, भारतीय पुनर्जागरण का अग्रदूत और भारतीय सामाजिक धार्मिक सुधार आंदोलन का प्रवर्तक माना जाता है। 1821 ईस्वी में कलकत्ता यूनिटेरियन सोसाइटी की स्थापना की थी, सह स्थापना की थी और 1828 ईस्वी में ब्रह्म समाज की, ठीक है, स्थापना की थी। इन्होंने डेविड हेयर डच की सहायता से 1817 ईस्वी में कलकत्ता हिंदू कॉलेज की स्थापना की और तथा 1825 में वेदांत कॉलेज की भी स्थापना किया था इन्होंने। निम्नलिखित में से कौन सी ब्रिटिश समाज सुधारक, महिला अधिकार आंदोलनकारी और भारतीय राष्ट्रीयता की समर्थक थी? एनी बेसेंट जो थी ब्रिटिश समाज सुधारक, महिला अधिकार आंदोलन और भारतीय राष्ट्रीयता की समर्थक थी। 1917 ईस्वी में वे भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की पहली महिला अध्यक्ष भी बनी थी। इनका जन्म लंदन कलफम में हुआ था और मृत्यु अड्यार मद्रास में हुआ था। 1867 ईस्वी में बॉम्बे, मुंबई में आत्माराम पांडुरंग द्वारा स्थापित प्रार्थना समाज में सामाजिक सुधार का एक आंदोलन था। प्रार्थना समाज धार्मिक और सामाजिक सुधार का एक आंदोलन था। प्रार्थना समाज, जिसे धार्मिक एवं सामाजिक सुधार के लिए काम करने वाली एक संस्था के रूप में मान्यता दी गई, की स्थापना 1867 ईस्वी में आत्माराम पांडुरंग द्वारा बॉम्बे में की गई थी। गांधी जी ने छुआछूत के उन्मूलन और दलित वर्गों के उत्थान के लिए डैश में हरिजन सेवक संघ की स्थापना की। 1932 में हरिजन सेवक संघ की स्थापना महात्मा गांधी के द्वारा छुआछूत के उन्मूलन और दलित वर्गों के उत्थान के उद्देश्य से किया गया था। किस समाज सुधारक ने 1828 ईस्वी में ब्रह्म समाज की स्थापना की थी? राजा राम मोहन राय, ठीक है। राजा राम मोहन राय ने ब्रह्म समाज की स्थापना की थी। इन्हीं के प्रयासों से 1829 में लॉर्ड विलियम बेंटिंक के द्वारा सती प्रथा को समाप्त किया गया था। यंग बंगाल आंदोलन डैश द्वारा शुरू किया गया था, जो 1826 ईस्वी में कोलकाता आया और हिंदू कॉलेज में अंग्रेजी साहित्य और साहित्य के इतिहास के शिक्षक के रूप में नियुक्त किया गया था। हेनरी लुई विवियन डेरेजियो किस आंदोलन से जुड़े हुए थे? युवा बंगाल आंदोलन से जुड़े हुए थे। रामकृष्ण मिशन की स्थापना 1897 ईस्वी में किसके द्वारा की गई थी? स्वामी विवेकानंद के द्वारा रामकृष्ण मिशन की स्थापना 1897 ईस्वी में की गई थी। रामकृष्ण मिशन एक हिंदू धार्मिक और आध्यात्मिक संगठन है, जिसका मुख्यालय बेलूर मठ, कोलकाता, पश्चिम बंगाल में स्थित है। डैश ने हिंदू धर्म के पुनरुद्धार और पश्चिम में नव वेदांत के रूप में ज्ञान अद्वैत वेदांत के उनके विवेचन के प्रसार में प्रमुख भूमिका निभाई थी। ये स्वामी विवेकानंद ने हिंदू धर्म के पुनरुद्धार और पश्चिम देशों में नव वेदांत के रूप में ज्ञात अद्वैत वेदांत के उनके विवेचन के प्रसार में प्रमुख भूमिका निभाई थी। स्वामी जी का जन्म 12 जनवरी 1863 ईस्वी में हुआ था। उनका वास्तविक नाम नरेंद्र नाथ दत्त था। स्वामी जी के जन्म दिवस 12 जनवरी को राष्ट्रीय युवा दिवस के रूप में मनाया जाता है।
बंगाल में सामाजिक धार्मिक सुधारों के प्रणेता राजा राम मोहन राय द्वारा इसमें से किसकी स्थापना की थी? ये आत्मीय सभा, उनके द्वारा, राजा राम मोहन राय के द्वारा अभी हमने पीछे पढ़ा था ब्रह्म समाज। ठीक है, तो 1814 में राजा राम मोहन राय कलकत्ता आए थे और वहाँ बस गए थे। 1814-15 में धार्मिक सत्य के प्रचार प्रसार और धार्मिक विचारों की मुक्त विचार विमर्श को बढ़ावा देने के लिए आत्मीय सभा की स्थापना की थी। उन्होंने आत्मीय सभा की स्थापना की थी। यही हिंदू धर्म ग्रंथों के पाठ का भी प्रतिपादन किया गया है। इसी हिंदू धर्म में पाठ का भी प्रतिपादन किया गया है। इनमें से कौन भारतीय समाज आंदोलन के शुरुआती नेताओं में से एक थे? महादेव गोविंद रनाडे प्रार्थना समाज के शुरुआती नेताओं में से एक थे। लाला लाजपत राय 1921 ईस्वी में किससे जुड़े थे? सर्वेंट ऑफ द पीपल सोसाइटी से लाला लाजपत राय 1921 ईस्वी में जुड़ गए थे। सत्यशोधक समाज की स्थापना 1873 ईस्वी में ज्योतिबा फूले ने पुणे में की थी। युवा बंगाल आंदोलन के प्रमुख प्रस्तावक कौन थे? जिनके अनुयायियों ने फ्रांसीसी क्रांति के आदर्शों और ब्रिटेन उदारवादी सोच को पोषित किया था। हेनरी लुई विवियन डेरोजियो होंगे। अभी हम लोगों ने पहले भी पढ़ा। 1896 ईस्वी में महर्षि धोंडो केशव कर्वे ने विधवाओं और अन्य महिलाओं को शिक्षित करने के लिए डैश में एक आश्रम की स्थापना की। पूना में एक आश्रम की स्थापना की। किसको? केशव कर्वे ने विधवाओं और अन्य महिलाओं को शिक्षित करने के उद्देश्य से, क्योंकि वे शिक्षा के माध्यम से सशक्तिकरण में विश्वास रखते थे। कौन? केशव कर्वे। आत्मीय सभा के संस्थापक कौन थे? आत्मीय सभा के संस्थापक राजा राम मोहन राय थे। प्रमुख प्रसिद्ध हस्ती और उससे संबंधित संगठन का सही संयोजन करना है, मिलाना है हम लोगों को। जैसे देखिए यहाँ सत्यशोधक समाज तो ज्योतिबा फूले, ठीक है, यही आंसर हो गया हमारा। ज्योतिबा फूले, सत्यशोधक समाज, एनी बेसेंट थियोसोफिकल सोसाइटी, महादेव गोविंद रनाडे पुणे सार्वजनिक सभा, चंद्रशेखर आजाद जो है हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन। किस समाज सुधारक ने सत्यशोधक समाज की स्थापना की? ज्योतिबा फूले, पुणे में उन्होंने किया था। इनमें से कौन सत्यशोधक समाज के संस्थापक थे? ज्योतिबा फूले। ईस्ट इंडिया कंपनी के शासन के अधीन भारत के अधिकार के अंतर्गत सभी क्षेत्रों में विधवाओं के पुनर्विवाह को वैध कर बनाने के लिए वर्ष डैश में हिंदू विधवा पुनर्विवाह अधिनियम लागू किया गया था। 1856 ईस्वी में हिंदू विधवा पुनर्विवाह अधिनियम लागू किया गया था। राजा राम मोहन राय के ठीक बाद ब्रह्म समाज का नेतृत्व किसने किया था? ब्रह्म समाज का नेतृत्व देवेंद्रनाथ टैगोर ने किया था। राजा राम मोहन राय ब्रह्म समाज की स्थापना किया था उन्होंने, और उनके बाद देवेंद्रनाथ टैगोर ने उनका नेतृत्व किया था। महिलाओं के अधिकारों को बढ़ावा देने के लिए 1852 ईस्वी में महिला सेवा मंडल की शुरुआत किसने की थी? सावित्रीबाई फूले ने की थी। सावित्रीबाई फूले ने महिला सेवा मंडल की स्थापना की थी। भारत में प्रथम ईसाई मिशनरी संगठन सेरामपुर मिशन डैश की स्थापना डैश के द्वारा की गई थी? विलियम कैरी के द्वारा की गई थी। विलियम कैरी के द्वारा भारत में प्रथम ईसाई मिशनरी संगठन सेरामपुर विलियम कैरी के द्वारा की गई थी। सर विलियम जोन्स ने एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल की स्थापना किस वर्ष की थी? सर विलियम जोन्स एशियाटिक सोसाइटी की स्थापना कौन किए थे? सर विलियम जोन्स ने किए थे। 1784 ईस्वी में एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल की स्थापना सर विलियम जोन्स ने कोलकाता स्थित फोर्ट विलियम कॉलेज में की थी। इनका उद्देश्य जो था वो शिक्षा को बढ़ावा देना था। 1784 ईस्वी में यूरोपियनों द्वारा भारत में पुरातत्व संबंधी कार्य शुरू करने के लिए साथ साथ एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल का गठन किया गया था। इसके संस्थापक अभी हम लोगों ने पढ़ा विलियम जोन्स थे। डैश का नाम गदाधर चट्टोपाध्याय भी बोला जाता है। रामकृष्ण परमहंस का वास्तविक नाम गदाधर चट्टोपाध्याय था।
वे विवेकानंद के गुरु थे। यह एक महान संत, आध्यात्मिक गुरु और विचारक थे। इन्होंने सभी धर्मों की एकता पर जोर दिया था। 1897 ईस्वी में विवेकानंद ने इन्हीं को आदर्श मान के रामकृष्ण मिशन की स्थापना की थी। 1930 ईस्वी में किसने दलितों को डिप्रेस्ड क्लासेस एसोसिएशन में संगठित किया था और उनके लिए एक अलग निर्वाचन मंडल की मांग की थी? B.R. अम्बेडकर ने। B.R. अम्बेडकर ने डिप्रेस्ड क्लासेस एसोसिएशन के रूप में संगठित करते हुए उनके लिए एक अलग निर्वाचन मंडल की मांग की थी। ब्रिटिश शासन काल के दौरान डैश की रोकथाम करने के लिए 1929 ईस्वी में शारदा अधिनियम पारित किया गया था। शारदा अधिनियम जो है वो बाल विवाह की रोकथाम के लिए पारित किया गया था। ब्रह्म समाज की उत्पत्ति कहाँ हुई थी? ब्रह्म समाज की उत्पत्ति बंगाल में हुई थी। सामाजिक धार्मिक आंदोलन का था। बंगाल के पुनर्जागरण युग को प्रभावित किया था। राजा राम मोहन राय के द्वारा इसकी स्थापना की गई थी 1828 ईस्वी में। राजा राम मोहन राय ने भारत के किस शहर में ब्रह्म सभा, जिसे बाद में ब्रह्म समाज कहा गया, के नाम से एक सुधार संघ की स्थापना की गई थी? ये कोलकाता में था। डैश में राजा राम मोहन राय ने कलकत्ता में ब्रह्म समाज की स्थापना की थी 1828 ईस्वी में। देखिए ये इस तरह से इस बुक में कई क्वेश्चन बार बार रिपीट होते हैं। रिपीट होने से अभिप्राय है कि भले सवाल वो बार बार रिपीट आ रहा हो लेकिन आपको याद हो जाएगा। एक ही क्वेश्चन अगर बार बार आ रहा है तो आपको फिर से दोबारा पढ़ने की आवश्यकता नहीं होगी। जैसे राजा राम मोहन राय ब्रह्म समाज की स्थापना की थी, ये कई सारे सवाल में आए। उन्होंने कब की थी? 1828 ईस्वी में की थी और व्याख्या में भी एक दो जगह हम लोगों ने उसको पढ़ा। तो इस तरह से आपको अगर फिर से पढ़ने की बात के बजाय सीधा रहेगा राजा राम मोहन राय राम ब्रह्म मतलब ब्रह्म समाज की स्थापना की थी उन्होंने और कलकत्ता में की थी, 1828 ईस्वी में किया था। तो इस तरह से याद रखेंगे, आपका मिसिंग नहीं होगा। राजा राम मोहन राय के संबंध में इनमें से कौन सा कथन सही नहीं है? उन्होंने आर्य समाज की स्थापना की थी, ये गलत है। आर्य समाज की स्थापना दयानंद सरस्वती द्वारा 1875 ईस्वी में मुंबई में किया गया था। देखिए ये आर्य और ब्रह्म में हमेशा फंसता है मामला कि कंफ्यूजन हो जाता है कि आर्य समाज किसने किया था और ब्रह्म समाज। तो देखिए राजा राम मोहन राय तो राम है उसमें, तो राम और ब्रह्म को जोड़ दीजिए। तो राजा राम मोहन राय ने ब्रह्म समाज की स्थापना की थी और स्वामी दयानंद सरस्वती जो है वो आर्य समाज की स्थापना किए थे। राजा राम मोहन राय के विचारों के प्रचार प्रसार के लिए तत्वबोधिनी सभा की स्थापना इनमें से कौन की थी? किसने की थी? तत्वबोधिनी सभा जो थी वो राजा देवेंद्रनाथ टैगोर ने। तत्वबोधिनी सभा देवेंद्रनाथ टैगोर ने। राजा राम मोहन राय के विचारों को आगे बढ़ाने के उद्देश्य से देवेंद्रनाथ टैगोर ने तत्वबोधिनी सभा की स्थापना की थी 1839 में कलकत्ता में ही। इस सभा का उद्देश्य धार्मिक विषयों पर चिंतन तथा उपनिषदों के सार का प्रसार करना है। 1859 ईस्वी में तत्वबोधिनी सभा का विलय ब्रह्म समाज में कर दिया गया। सर्वेंट ऑफ इंडिया सोसाइटी की स्थापना किसने की थी? सर्वेंट ऑफ इंडिया सोसाइटी की स्थापना गोपाल कृष्ण गोखले ने की थी 1905 ईस्वी में। सर्वेंट ऑफ इंडिया सोसाइटी, आर्य समाज 1875 में दयानंद सरस्वती। होम रूल लीग की स्थापना 1916 ईस्वी में बाल गंगाधर तिलक के द्वारा। सत्यशोधक समाज ज्योतिबा फूले 1873 ईस्वी में। ब्रह्म समाज के प्रथम प्रधानाचार्य कौन थे? ये राजा राम मोहन राय थे। धर्मसभा के संस्थापक निम्नलिखित में से कौन था? राधाकांत देव थे। राधाकांत देव धर्म सभा 1830 कलकत्ता। ब्रह्म समाज राजा राम मोहन राय 1828 कलकत्ता। तत्वबोधिनी सभा देवेंद्रनाथ टैगोर 1839 कलकत्ता। राधा स्वामी सत्संग शिव दयाल साहब 1861 कलकत्ता। प्रख्यात समाज सुधारक और महिला शिक्षा प्रख्यात समाज सुधारक और महिला शिक्षा के लिए कार्य करने वाली पंडिता रामाबाई सरस्वती किस भाषा की महान विदुषी थी? महान विदुषी थी वो संस्कृत भाषा की। ब्रिटिश शासन के दौरान भारत में महिलाओं के अधिकार में सुधार किसने किया था? पंडिता रामाबाई ने सुधार किया था। विधवा पुनर्विवाह की अनुमति देने वाला कानून हिंदू विधवा पुनर्विवाह अधिनियम किस वर्ष पारित किया गया था? 1856 ईस्वी में पारित किया गया था हिंदू विधवा पुनर्विवाह कानून।
सत्यशोधक समाज की स्थापना किसने की थी? ज्योतिबा फूले ने की थी। प्रार्थना समाज की स्थापना किसने की थी? आत्माराम पांडुरंग ने की थी। आत्माराम पांडुरंग ने की थी। प्रार्थना समाज की स्थापना 1867 ईस्वी में किसने की थी? आत्माराम पांडुरंग ने की थी। मद्रास में वेद समाज की स्थापना किस वर्ष में हुई थी? वेद समाज की स्थापना 1864 ईस्वी में हुई थी। थियोसोफिकल सोसाइटी की स्थापना किस किस कब हुई थी? थियोसोफिकल सोसाइटी की स्थापना 1875 ईस्वी में। इस सोसाइटी की स्थापना ब्लावत्स्की तथा कर्नल ऑलकॉट ने 17 नवंबर 1875 ईस्वी में न्यूयॉर्क में की थी। रामकृष्ण मिशन किसके द्वारा गठित किया गया था? स्वामी विवेकानंद के द्वारा गठित किया गया था। बेलूर मठ कहाँ है? पश्चिम बंगाल में है। सन डैश में स्वामी विवेकानंद रामकृष्ण मिशन की स्थापना की थी। 1897 ईस्वी में रामकृष्ण मिशन की स्थापना की थी। स्वामी विवेकानंद ने 1893 में विश्व की धर्म संसद में भारत का प्रतिनिधित्व स्वामी विवेकानंद ने किया था। विश्व धर्म संघीय संसद में भारत का प्रतिनिधित्व उन्होंने किया था। उन्होंने अमेरिका स्थित शिकागो में 1893 में आयोजित विश्व धर्म महासभा में भारत की ओर से सनातन धर्म का प्रतिनिधित्व किया था। भारत का आध्यात्मिकता से परिपूर्ण वेदांत दर्शन अमेरिका और यूरोप के हर देश में स्वामी विवेकानंद के कारण पहुंचा। आधुनिक भारतीय नव जागृति का जनक किसे माना जाता है? राजा राम मोहन राय को माना जाता है। भारतीय पुनर्जागरण का अग्रदूत, आधुनिक भारत का जनक कहा जाता है। भारतीय सामाजिक और धार्मिक पुनर्जागरण के क्षेत्र में उनका विशिष्ट स्थान है। वे ब्रह्म समाज के संस्थापक थे। भारतीय भाषाई प्रेस की प्रवर्तक, जन जागरण और सामाजिक सुधार आंदोलन के प्रणेता, बंगाल में नव जागरण युग के पिता कहे जाते हैं। डैश ने उपनिषदों और वेदों को का बांग्ला भाषा में अनुवाद किया था। राजा राम मोहन राय ने उपनिषदों और वेदों का बांग्ला भाषा में अनुवाद किया था। 1828 ईस्वी में ब्रह्म समाज की स्थापना की थी। राजा राम मोहन राय ब्रह्म समाज के संस्थापक थे। दयानंद सरस्वती निम्नलिखित में से किस मिशन के संस्थापक थे? आर्य समाज के संस्थापक थे। स्वामी दयानंद सरस्वती गुजरात के मोरबी जिले में ये 12 जनवरी 1824 ईस्वी को जन्म हुआ उनका। मूल नक्षत्र में जन्म लेने के कारण उनका नाम मूल शंकर था। इनके पिता का नाम अंबा शंकर था। मथुरा के स्वामी बिरजानंद इनके गुरु थे। शिक्षा प्राप्त कर गुरु की आज्ञा से धर्म सुधार हेतु पाखंड खंडनी पताका फहराई। 1875 ईस्वी में मुंबई में आर्य समाज की स्थापना की। वेदों के का प्रचार करने के लिए उन्होंने पूरे देश का दौरा और पंडितों और विद्वानों के वेदों की महत्ता के बारे में समझाया। 1886 ईस्वी में लाहौर में स्वामी दयानंद के अनुयायी हंसराज और लाला लाजपत राय ने दयानंद एंग्लो वैदिक कॉलेज की स्थापना की। वेदों की ओर लौटों का नारा किसने दिया था? वेदों की ओर लौटों का नारा दयानंद सरस्वती ने दिया था। इनकी पुस्तक सत्यार्थ प्रकाश संस्कृत में रचना की थी। सती प्रथा का प्रतिबंध लगाने के लिए किस वर्ष अधिनियम पारित हुआ है? 1829 ईस्वी में सती प्रथा पर प्रतिबंध लगाने के लिए अधिनियम पारित हुआ था। निम्नलिखित में से हिंदू धर्म के कई अनुष्ठानों के खिलाफ प्रचार किया गया था, जैसे कि मूर्ति पूजा, जन्म से जाति, पशु बलि और वेदों को पढ़ने के लिए महिलाओं पर प्रतिबंध। ये स्वामी दयानंद सरस्वती के द्वारा किया गया था। मतलब कई अनुष्ठानों के खिलाफ, मतलब जो मूर्ति पूजा और उसके बाद जो है जन्म से जाति, पशु बलि और वेदों को पढ़ने के लिए महिलाओं पर प्रतिबंध, इन सब का इन्होंने विरोध किया था। द सर्वेंट ऑफ इंडिया सोसाइटी के संस्थापक कौन थे? द सर्वेंट ऑफ इंडिया सोसाइटी के संस्थापक गोपाल कृष्ण गोखले थे। 1905 ईस्वी में इन्होंने इसकी स्थापना की थी। ठीक है, तो इस तरह से आज हमने क्वेश्चन नंबर 821 से यूथ पब्लिकेशन जो टाइम्स है, कंपटीशन टाइम्स, यूथ कंपटीशन टाइम्स, उसके ये 15,210 क्वेश्चंस का जो हम लोग सीरीज पढ़ रहे हैं, उसमें क्वेश्चन नंबर 821 से 961 तक करा है। और इस तरह से हमारा अगर देखा जाए तो ये मॉडर्न जो हम लोग कर रहे हैं, मॉडर्न में हमारा ये समाचार पत्र एवं पत्रिकाएं पूरा हो गया। 1857 हो गया, किसान विद्रोह हो गया, जनजातीय प्रमुख आंदोलन, सामाजिक एवं धार्मिक आंदोलन तक हो गया। अब नेक्स्ट वीडियो में हम लोग भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस से स्टार्ट करेंगे।
तो आप लोगों से यही अनुरोध रहेगा कि जुड़े रहिए, और आपके आसपास में अगर जो भी रेलवे की तैयारी कर रहे होंगे बच्चे, उनको ये आप शेयर करेंगे तो मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं उन्हें फ़ायदा मिलेगा, और रेलवे की परीक्षाओं में जीएस से संबंधित, सामान्य ज्ञान से संबंधित सवालों को आप लोग अधिकांश सवालों को आप हल कर पाएंगे। मेरा यहाँ अधिकांश से मतलब ये है कि 100% का दावा तो मैं कर नहीं सकता, इसलिए मैं ये बोलता हूँ कि 80 to 85% की गारंटी मैं ले सकता हूँ कि 80 to 85% अगर आपने इस बुक को कर लिया तो आप उस स्थिति में ज़रूर होंगे कि आप 80 से 85% सवालों का समाधान कर लेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद।